यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? वो मटेरियल व या फिर वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है, ओके, उनको हम लोग कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स होते हैं, कॉपर आप लोगों ने देखा है, कॉपर वायर बनता है। तो कॉपर जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वो आपका कंडक्टर हो गया। आयरन से भी पास होता है, जितने भी आपके मेटल्स हैं उन सारे से आपके इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। तो सारे आपके मेटल्स क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए। और एक नॉन मेटल आपका कंडक्टर होता है जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, ओके। तो ग्रेफाइट ही बस आपका नॉन मेटल में कंडक्टर होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर बोलते हैं या फिर पुअर कंडक्टर बोलते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है, ओके। तो इनमें आपके सारे नॉन मेटल आ जाएंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। ये सारे आपके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड्स में कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं करता है, कैसे करता है, अगर करता है तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अभी देखा किसके बारे में? सॉलिड्स के बारे में देखा। लेकिन अब हम लोग के पास क्वेश्चन आया कि क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी हम लोग का दिया हुआ है, देखते हैं एक्टिविटी को। यहाँ पे ये बल्ब है और ये आपका बैटरी है। वैसे तो ये सेल का सिंबल बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी बोला है तो हम लोग बैटरी लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे ये बल्ब है, और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं वायर से। अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका सर्किट, ये कंप्लीट नहीं है अभी, ओके। ये आपका सर्किट जो है ये आपका कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जगह पे ये ब्रेक है। अगर इनको मिला देते हैं हम लोग तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो बल्ब जलने लगेगा। अभी ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो अगर हम लोग सॉलिड्स का बात करते हैं, ओके, सॉलिड्स के केस में, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर वायर लगा देते हैं, अगर ये कॉपर वायर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे प्लास्टिक लगा देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला प्लास्टिक के केस में? कि प्लास्टिक जो है वो क्या है तब? इंसुलेटर है, क्योंकि बल्ब नहीं जला। और जो हम लोग ने कॉपर वायर लिया वो आपका कंडक्टर है, क्योंकि बल्ब जल गया। तो वैसा ही केस हम लोग यहाँ पे भी लिक्विड के साथ करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डिप कर देंगे सबसे पहले लेमन सॉल्यूशन में, ठीक है। लेमन का सॉल्यूशन लेना है, उसके बाद अलग अलग सॉल्यूशन लेके हम लोग को चेक करना है। लेमन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग टैप वाटर ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होता, ओके। डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग हम लोग सॉल्यूशन लेके चेक करेंगे कि ये जो बल्ब है आपका ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो आप लोग को क्या पता चलेगा? कुछ सॉल्यूशन में ये बल्ब जल जाएगा और कुछ सॉल्यूशन में ये बल्ब नहीं जलेगा, ओके। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ये आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। लाइम जूस में जलेगा कि नहीं जलेगा, टैप वाटर में जलेगा कि नहीं, डिस्टिल वाटर में जलेगा या नहीं, यही सब आपको बताना है, ओके। जलेगा तो गुड कंडक्टर, नहीं जलेगा तो पुअर कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चला कि कुछ लिक्विड जो है वो अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ पुअर कंडक्टर है। मतलब कुछ लिक्विड में जो क्या हुआ, बल्ब जल गया, और कुछ में नहीं जला। जिसमें जल गया वो क्या है? गुड कंडक्टर है। और जिसमें नहीं जला वो क्या है? पुअर कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर बोल सकते हैं उसको, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा में बताया गया कि ऐसा हो रहा है आपके आयंस के वजह से, ओके। इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ मैं। द वाटर that we get from different sources like tap, hand pump, well and pond generally contains several salts dissolved in it.
जो हम लोग वाटर लिए होते हैं टैप से या फिर हैंडपम्प से या कुएं से या फिर पॉन्ड से, तो उसमें बहुत सारे तरह तरह के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं NaCl, NaCl का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। ओके, तो अब होता क्या है मैं बताता हूँ। NaCl में क्या होता है कि ये जो आपका Na है और ये आपका जो Cl है, ये आपका अलग अलग आयंस में टूट जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ये क्या होता है, टूट जाता है। और उन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स में। ओके, तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, जिसमें ये सब आयंस नहीं होते हैं, नहीं टूटते हैं या फिर उसमें प्रेजेंट नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है उस लिक्विड में। ओके, तो यहाँ पे अब कॉज के बारे में देखते हैं, जो कि तो यहाँ पे एक्टिविटी की मदद से हम लोग को समझाने का कोशिश किया गया है। ओके, तो एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है हम लोग को क्लीन और ड्राई बीकर में। ओके, तो एक बीकर होगा हम लोग के पास, ये मान लेते हैं हम लोग का एक बीकर है और इसमें हम लोग को डिस्टिल्ड वाटर लेना है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब कि वैसा पानी लेना है जो कि प्योर हो, उसमें कोई भी तरह का सॉल्ट ना हो, कोई भी तरह का जो भी इम्प्योरिटीज होता है वो प्रेजेंट ना हो। डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या नहीं। तो हम लोग को पहले से पता है कि डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ओके, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मिला देंगे। कॉमन सॉल्ट का मतलब जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। तो इसको हम लोग इसमें मिला देंगे वाटर में, और तब हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या नहीं, मतलब बल्ब जल रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बल्ब होगा वो जलना स्टार्ट कर देगा, यानी ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग ने पहले देखा कि उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था और उसमें सॉल्ट डालते ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा। तो इसके पीछे रीज़न है जो हम लोग को अभी पढ़ना है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्ट है, अगर अगर उसमें सॉल्ट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है तो वो भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या फिर अगर आपका कोई बेस है तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, इन तीनों का आपका अगर सॉल्यूशन है तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है मेन, कि सॉल्ट के केस में, एसिड के केस में, या कॉस्टिक सोडा के केस में, या फिर बेस के केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर रहा है। ओके, वाटर को इसने कंडक्टिव कैसे बना दिया, जो पहले कंडक्ट नहीं कर रहा था वो अब कंडक्ट कैसे कर रहा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे NaCl की मदद से बताने का कोशिश किया गया है। ओके, तो NaCl जैसे कि अगर हम लोग ने ये सॉल्यूशन लिया, ओके, ये हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें हम लोगों ने पानी डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसमें NaCl डाला। क्या डाला, NaCl, इसमें हम लोगों ने NaCl हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में डाल दिया। ओके, तो इसमें डालने के बाद क्या होगा कि जो आपका ये NaCl का Na होगा, सोडियम, ये आपका पॉजिटिव आयंस में टूटेगा, और साथ ही साथ जो आपका Cl है, क्लोरीन, ये आपका निगेटिव आयंस में टूटेगा। ओके, तो इसी पॉजिटिव और इसी निगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से ये जो वाटर होगा वो कंडक्टिव होगा। फिर से मैं बताने का कोशिश करता हूँ। अगर ये एक बीकर है, अगर ये एक बीकर है और इसमें हम लोगों ने पानी डाल दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें NaCl डाला, तो जो NaCl होगा, जो ये कॉम्बाइन है, वो आपका टूटेगा Na में,
और साथ ही साथ Cl में, और साथ में ये जो आपका Na होगा इसमें आपका पॉजिटिव आयंस होता है, और ये जो आपका Cl होगा इसमें आपका निगेटिव आयंस होता है। तो इस वाटर में आपका क्या है, इस वाटर में आपका पॉजिटिव आयंस भी है और साथ ही साथ निगेटिव आयंस भी है, और ये आयंस आपके इस वाटर में आपका मूव कर रहा है। तो इसी आयंस के मूवमेंट की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों का होना ज़रूरी है, अगर एक होगा तो उसमें काम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अगर हम लोग हाथ में लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ है, ओके, और यहाँ पे अगर हम लोगों ने सॉल्ट लिया तो इस सॉल्ट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये NaCl है, NaCl जो है ये आपका सॉल्ट, ये आपका टूटा नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी कॉम्बाइन स्टेट में है। Na अलग होना चाहिए और Cl अलग होना चाहिए आयंस के साथ। तो इस केस में यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पानी वाला केस देख रहे हैं, पानी वाला केस देख रहे हैं, इसमें NaCl है, तो NaCl यहाँ पे पानी में डिसॉल्व हो चुका है, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव ये दोनों आपका अलग अलग हो चुका है, तो यहाँ पे आपका कंडक्ट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है आयंस के मूवमेंट की वजह से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर लिया, पहले की तरह हम लोग एक बीकर लेंगे और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्यूशन है, इसमें किस चीज़ का, NaCl का ही मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है NaCl का, इसमें आपका सॉल्यूशन है, पानी के साथ डिज़ोल्व है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा NaCl वाला, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, अगर इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगा, इस आयंस के मूवमेंट की वजह से, पॉजिटिव और साथ साथ निगेटिव आयन दोनों के फ्रीली मूवमेंट की वजह से आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने जैसे कि ऊपर ही बताया, उसमें मैंने बताया था कि जो आयंस होते हैं वो ब्रेक होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कोई भी चीज़ होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में वो ब्रेक होता है सॉल्यूशन में। लेकिन ब्रेक क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे कि अगर ये पानी है और इसमें मैंने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वो खुद से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, NaCl मान लेते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये जो NaCl है वो Na का पॉजिटिव आयंस और Cl के निगेटिव आयंस में खुद से ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होने के लिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन में। ओके, तब जाकर ये Na के पॉजिटिव आयंस में और Cl के निगेटिव आयंस में ब्रेक होगा। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना ज़रूरी है ब्रेक करने के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लंबा चौड़ा डिफिनीसन दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा बेकार का लिखा हुआ है। मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा लिक्विड स्टेट में होते हैं। पहला चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट को हम लोग एक्वस स्टेट भी बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस में होता है, हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। अब दूसरा बात, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करता है। ठीक है, पहला बात मैंने बताया वो लिक्विड स्टेट में होता है, दूसरा बात इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, अब तीसरा बात है, तीसरा बात में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी अगर है उसमें, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। तीनों प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन सा, फिर से बताता हूँ मैं। पहला तो लिक्विड स्टेट में होना है उसको, दूसरा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए उस सॉल्यूशन से,
और तीसरा कि उसमें जो मोबाइल आयंस है, फ्री मोबाइल आयंस, वो सब मूव करते रहे, मतलब कि उस सॉल्यूशन में मोबाइल आयंस फ्रीली घूम रहे हैं अगर, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया है। ओके, ये लंबा चौड़ा डिफिनीशन का कोई काम नहीं है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको याद कर सकते हैं अगर आपको मन होगा तो, नहीं तो इसके ऊपर वाले में भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिनीशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। ओके, अपना डिफिनीशन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग का क्या है, सबसे पहला है हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, दो कैटेगरीज में बांटा गया है इलेक्ट्रोलाइट्स को, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दोनों भी आयंस के वजह से बांटा गया है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मोबाइल आयंस होते हैं, फ्री मोबाइल आयंस, वो आयोनाइज्ड कम्प्लीटली हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है तो उसमें जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे और उनका क्वांटिटी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्वांटिटी ज़्यादा होने के पीछे का कारण होगा कि वो सब कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो चुके होंगे, इसकी वजह से उनका आयंस का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl बोलते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद प्योर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि H2SO4, तो ये हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हम लोग का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का है। इसमें जो आयंस होते हैं, फ्री मोबाइल आयंस, वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो चुके होते हैं। ओके, तो इनमें आयंस का संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं बल्कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। तो इस वजह से इनमें जो मोबाइल आयंस होते हैं, फ्री मोबाइल आयंस, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं। इसका भी कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है एसिडिक एसिड, फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और टैप वाटर। यहाँ पे ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है एक, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे 2 या 3 एग्जांपल आप लोग याद करके रख लीजिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, उसके बाद है हम लोग का कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं, एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी जो है उसको हम लोग किसी भी तरह से बना नहीं सकते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एनर्जी बना रहे हैं तो वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक फॉर्म में एनर्जी है, मतलब कि ये मान लेते हैं कि हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एनर्जी बना नहीं रहे, ओनली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब यही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे सेल का एग्जांपल लिया गया है। सेल मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि सेल्स जो होते हैं, सेल बैटरी बोलते हैं हम लोग, तो बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी फॉर्म होता है। जैसे ये एक सेल हो गया, इसके बाद एक और सेल हो गया, इसके बाद एक और सेल हो गया, तो इन तीनों को मिला के एक बैटरी फॉर्म होता है। तो सेल को भी आप लोग यहाँ पे बैटरी बोल सकते हैं। वैसे सेल जो होता है वो बैटरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेल जो लेते हैं उसमें भी यही चीज़ होता है। सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो ये सेल है
इसका डिस्कवरी कौन किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था 1790 में। ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था 1790 में। इन्होंने जो सेल बनाया था या फिर अपना जो अरेंजमेंट दिया था उसका नाम था वोल्टैक सेल। ये जो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं इसी को इन्होंने बनाया था, जिसको वोल्टैक सेल बोला जाता है। इसमें भी क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? फर्स्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ सच अ कन्वर्जन। यहाँ पे पहला कन्वर्जन जो था, कन्वर्जन के बारे में, वैसे तो कन्वर्जन होते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है, लेकिन इसके बारे में पहली बार किसने बताया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था अपने इस वोल्टैक सेल की मदद से। ओके, ये जो इनका वोल्टैक सेल था इसी की मदद से इन्होंने बताया था। तो इस वोल्टैक सेल के बारे में मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने ऐसा आइडिया लगाया, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिंक रॉड ले लेना है। ये हम लोग का एक जिंक रॉड हो गया और ये हम लोग का कॉपर रॉड हो गया। तो इन दोनों रॉड्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स मतलब रॉड्स होते हैं। ओके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों रॉड्स है ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन लेना है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग को ले लेना है। अब यहाँ पे होता क्या है? अब यहाँ पे हम लोग बल्ब से इसको कनेक्ट कर देंगे ये वायर की मदद से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? केमिकल एनर्जी बनता है और यही केमिकल एनर्जी की वजह से अब ये बल्ब जलने लगता है। तो बल्ब को जलने के लिए केमिकल एनर्जी नहीं चाहिए, हम लोग जानते हैं बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ये बल्ब को ग्लो करवाने में मदद कर रहा है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वोल्टैक सेल कैसे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा? हम लोगों ने पहले देखा कि केमिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ केमिकल चेंज आ सकता है? ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ केमिकल चेंज आ सकता है? तो इसी क्वेश्चन के साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं और इनमें फैराडे का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रह चुके हैं ये फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाले क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसको देखने के लिए, क्या केमिकल करंट पास करवाने की वजह से कुछ केमिकल इफ़ेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने की वजह से कुछ केमिकल इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। तो इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1834 में किया था और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि केमिकल इफ़ेक्ट हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करवाने में सॉल्यूशन में। ओके, तो इन्होंने ये जो भी इनका इफ़ेक्ट था, केमिकल इफ़ेक्ट जो हो रहा था सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से, तो इस इफ़ेक्ट को इन्होंने केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट बताया। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस था, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ डायग्राम से। यहाँ पे मान लेते हैं एक बीकर है और यहाँ पे सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। ओके, बैटरी से ये कनेक्टेड है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं और इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आयोनाइज्ड है, मतलब कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपको याद होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है आयंस के मूवमेंट की वजह से। तो इन्होंने ऐसा सॉल्यूशन लिया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। ओके, तो जो ये प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस इन्होंने देखा, ये जो फिनोमिना इन्होंने देखा, केमिकल इफ़ेक्ट जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की वजह से,
इसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलने के पीछे कारण क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलने के पीछे कारण था कि ये केमिकल चेंजेस ला रहा है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने पहले ही बताया कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है आयंस के मूवमेंट की वजह से। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन्होंने उस प्रोसेस को बताया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को ऐसा सेटअप बना लेना है। सेटअप हम लोग का क्या है? यहाँ पे हम लोग बैटरी लेंगे, इसको हम लोग वायर से क्या करेंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे दो ग्रेफाइट रॉड्स को। ग्रेफाइट रॉड्स जो है ये आप लोग जानते हैं कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी। तो ग्रेफाइट रॉड्स हम लोग ले लेंगे, ग्रेफाइट का पेंसिल, और दोनों तरफ से यहाँ पे हम लोग शार्प कर देंगे, मतलब ग्रेफाइट यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो नीचे की तरफ आपका ये जो बीकर है, ये ग्रेफाइट रॉड नीचे का जो बेस है इसको टच नहीं करेगा। ऐसा आपको अरेंजमेंट करना है कि ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये आपका नीचे का जो बेस है इसको टच नहीं करेगा। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या है। यहाँ पे हम लोग ने टैप वाटर लिया हुआ है इस बीकर में। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो रॉड्स है इसके पास में केमिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी केमिकल चेंजेस का बात यहाँ पे फैराडे ने किया था, और इसी केमिकल चेंजेस के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने भी किया, जो कि हम लोग को आगे देखना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि हम लोग जब ऐसा अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है इस सॉल्यूशन में। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हम लोग का एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। ओके, केमिस्ट केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले, केमिस्ट्री पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स होता है ये सब केमिस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इनका नाम था विलियम निकोलसन। तो इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने बताया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स के बबल बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? जो यहाँ पे दोनों रॉड्स हैं, दोनों रॉड्स को यहाँ पे क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोड्स बोला गया है। ओके, दोनों रॉड्स जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। तो ये जो दोनों रॉड्स है यहाँ पे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का बबल कहाँ बनेगा और हाइड्रोजन का कहाँ बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो जो ये पॉजिटिव वाला होगा, ये जो हम लोग का पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन का बबल बनेगा, O2 ऑक्सीजन का बबल बनेगा। और ये जो हम लोग का निगेटिव वाला है, ये हम लोग का जो निगेटिव वाला है, यहाँ पे हम लोग का ये निगेटिव से कनेक्टेड है, देख सकते हैं। तो ये हम लोग का जो निगेटिव वाला है ये हम लोग का हाइड्रोजन का बबल बनेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग जैसा कि देख सकते हैं बबल्स बना हुआ है। तो ये तो हम लोग का ऑक्सीजन का बबल है, और यहाँ पे जो इस वाले में बबल बना हुआ है ये हम लोग का हाइड्रोजन का बबल है। ओके, तो हम लोग को याद रखना है पॉजिटिव वाले पे ऑक्सीजन का बनता है और निगेटिव वाले पे हम लोग का किसका बनता है? हाइड्रोजन का बनता है। ओके, और एक बात क्या है कि पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और साथ साथ जो ये निगेटिव वाला है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये आपको याद रखना, पॉजिटिव वाला एनोड और निगेटिव वाला कैथोड होता है। ओके, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको एनोड बोलेंगे, और निगेटिव वाले जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। जो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो दो फैक्टर्स है। पहला है
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसको बोला गया है, मैंने पहले ही बताया। ये जो रॉड्स यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का रॉड्स हो सकता है, बस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये जो दोनों रॉड्स हम लोगों ने लिया हुआ है, तो इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ जो होते हैं मेटल्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट लिए हैं, तो ये कंडक्टर है लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर में ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा अच्छे से होगा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला हम लोग का है इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, दूसरा यहाँ पे पॉइंट बताया गया, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, यानी कि अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन ऐसे लिया हुआ है, ये ऐसे हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ पे मान लेते हैं लिया हुआ है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, और जो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को लिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हम लोग का H2SO4। ओके, H2SO4 हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने लिया हुआ है उस बीकर में। ओके, इस बीकर में हम लोगों ने लिया हुआ है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसमें वाटर ज़्यादा कर दिया, तो उसका वाटर ज़्यादा कर दिया तो वो उतना अच्छा से कंडक्ट नहीं करेगा। वाटर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब कि केमिकल चेंजेस जो है वो जितना कम वाटर होगा उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग को देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो फेनोमिनास हो रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग को अब देखना है। पहला है, मेटल्स में गेट डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मान लेते हैं कि ये टैप वाटर की जगह हम लोगों ने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड लिया हुआ है। ओके, मान लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, तो उसमें जो एल्युमिनियम है वो आपका निगेटिव वाले पे, ये हम लोग का निगेटिव वाला था इलेक्ट्रोड, तो ये निगेटिव वाले पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये जो एल्युमिनियम है, ये निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस पे प्लेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोड्स पे मेटल्स प्लेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मेटल्स उस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है कि बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के आसपास। ओके, पॉजिटिव वाले के पास ऑक्सीजन का, निगेटिव वाले के पास हाइड्रोजन का बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कलर है, पूरा जो यहाँ पे टैप वाटर लिए हैं या फिर कोई भी सॉल्यूशन दूसरा लिए हैं, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। मतलब ये नहीं कि हर बार चेंज ही होगा, लेकिन चेंज हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे उसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। ऑर्डर बोलने का मतलब उसका जो सेंट है वो भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, मे अकर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस। अलग अलग आयंस के डिज़ोल्व होने की वजह से उनका कलर चेंज हो सकता है और उनका ऑर्डर, खुशबू भी चेंज हो सकता है। ओके, तो ये हम लोग का यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट